हे गाइस, कैसे हो सारे के सारे। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। होपफुली आप सब भी बहुत ही बढ़िया होंगे और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने गुरुजी पे। तो यार, आज की इस वीडियो का टाइटल है हमारा व्हाट विल हैपन इफ़ रशिया यूजेस न्यूक्लियर वेपन्स इन वॉर। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी वॉर, कैसी वॉर। तो यार देखो, इन सब चीज़ों से सबको पता ही है कि अभी कौन सी वॉर चल रही है, कौन से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ यार, इस टाइम पर सब जो रशिया है, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ कि ये रेड रेड एकदम इसी के जैसा हो जाएगा कि ये जो रशिया वर्सेस यूक्रेन ये जो चल रहा है, इनके बीच में बहुत ही लंबा चौड़ा बढ़िया वाला वॉर चलना स्टार्ट हो चुका है। बढ़िया तो नहीं कहेंगे यार, इसमें देखो लाखों लोगों की जान जा रही है। बट ये अगर इसमें ये इन्होंने न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करा तो उससे क्या इफ़ेक्ट होने वाला है पूरे वर्ल्ड पे, यूक्रेन पे, जियोपॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा, आज उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यार, जब सबसे पहले जो आपको ये वीडियो में ये दिख रहे हैं, जो ये गुस्साए हुए हैं थोड़ा सा, ये जो है व्लादिमीर पुतिन यही हैं हमारे रशिया के प्रेसिडेंट। इन्होंने ही धमकी दी है न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने की, यूक्रेन से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें। तो यार, इसका सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये वॉर स्टार्ट क्यों हुई तो नहीं, बट हम ये जानेंगे कि किस बेसिस पे इन्होंने ये धमकी दी है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करेंगे इस वॉर में या कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न है यार, ये सबसे बड़ा रीज़न है ये नाटो, और दूसरा ये, और थर्ड वन है यार, इसमें पिक्चर नहीं लगाई लेकिन थर्ड वन है अमेरिका। ऐसा माना जा रहा है कि 60 to 70% हाथ अमेरिका का है इस वॉर को भड़काने में। और बाकी ये जो दिख रहे हैं आपको, ये व्लादिमीर जेलेंस्की, ये भी चच्चा पगला गए हैं। इन्हीं के चक्कर में ये अमेरिका के भड़कावे में आ गए हैं और इन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करते हुए इनसे पंगा ले लिया है। हालांकि ये बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं अभी जेलेंस्की, लेकिन ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, ये उन्हें भी पता है। तो यार देखो, सबसे बड़ा रीज़न ये था कि व्लादिमीर पुतिन है जो, वो ये नहीं चाहते थे कि जो यूक्रेन है, जो उनकी बिल्कुल पड़ोसी देश है, जैसे अपना इंडिया है, सपोज़ करो जो ये अपना इंडिया है, जैसे उसके जस्ट साइड में पाकिस्तान लगता है जैसे, तो वैसे ही रशिया के जस्ट साइड में यूक्रेन लगता है। और यूक्रेन जो था वो नाटो में शामिल होना चाहता था। वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के इन्फ्लुएंस में आकर वो नाटो में शामिल होंना चाहता था। अब आप सोच रहे होंगे नाटो क्या होता है। तो क्या, नाटो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या होता है, अगर आप शामिल हो जाते हैं, नाटो में बहुत सारे देश हैं, जैसे अमेरिका हो गए, कुछ बड़े बड़े देशों के नाम मैं आपको बता दूं, अमेरिका हो गए, फ्रांस हो गए, ब्रिटेन हो गया, ये कुछ ऐसे देश हैं, और भी बहुत सारे देश हैं, ऑलमोस्ट शायद 30 देश हैं इसके अंदर। ये सारे के सारे नाटो का हिस्सा है। अब जब आप नाटो का मेंबर बन जाते हैं, तो जैसे सपोज़ करो ये अभी यूक्रेन है, ये यूक्रेन है और ये रशिया है। ठीक है, रशिया आपको हमें पता है कितना पावरफुल है, यूक्रेन उसके सामने ना के बराबर है। लेकिन अगर यही यूक्रेन एक नाटो का हिस्सा होता, तो अगर ये रशिया यूक्रेन पे हमला करता, तो पूरी नाटो कंट्रीज़ जो हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, उसके अलावा जितनी बाकी 30 कंट्रीज़ हैं, तो वो मिल के फिर रशिया पे हमला करती अगर। लेकिन कब करती, आप तो कह रहे होगे कि जैसे आप वॉर में भी देख रहे हो कि यूक्रेन अकेला लड़ रहा है, तो वो अकेला लड़ने का कारण ये है कि जो आपका यूक्रेन है, अभी तक वो यूक्रेन जो है वो अभी नाटो का मेंबर नहीं है। यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है। दैट्स वाई कोई भी कंट्री अपने ट्रूप्स को, ये यहाँ तक कि जो नाटो है वो भी अपने ट्रूप्स को यूक्रेन में नहीं उतार सकती, क्योंकि एक जो एक पेपर पे जो बिल्कुल होता है ना कि एक कंफर्म्ड कि हाँ नाटो का मेंबर अभी बना नहीं है, वो बनने जा रहा था, तभी जो है अपोज स्टार्ट कर दिया था व्लादिमीर पुतिन ने और रशिया ने। तो देखो यार, इसमें हम इनको भी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि देखो ये इन्होंने ये हवाला दिया है कि ये अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और इनको तो आप जानते ही हैं, ये भी गलत नहीं है यार कि ये भी अपनी देश को बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस हो गए अमेरिका से, इसीलिए ये चच्चा गुस्साए हुए हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखो यार, ये सबसे पहला रीज़न था ये नाटो, और दूसरा था ये यूरोपियन यूनियन।
ये ब्रिटेन वाले हैं, जितने ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इन सब ने मिलके क्या करा, पहाड़, चने की झाड़ पे चढ़ा दिया किसको, यूक्रेन को, इनको। और ये क्या सोचे कि अब ये जाकर इनको मार देंगे, इनको बम गिरा देंगे और ये जीत जाएंगे, लेकिन और ये खुश हो जाएंगे, जीत जाएंगे कि इन्होंने मार दिया। लेकिन ऐसा नहीं है यार। जो रशिया है वो बहुत ही पावरफुल कंट्री है, उसकी जो आर्मी है वो बहुत ही पावरफुल है, वेपन्स जो हैं उसके आज के टाइम के वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हैं, तो उससे मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अगर इनकी सपोर्ट में नाटो आई होती तो शायद ये बहुत अच्छा और भी कर सकते थे, जैसा कि अभी कर रहे हैं। लेकिन यार ज़्यादा देर टिकेंगे नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये एक कुछ भी करके ये इन्वेड तो कर ही लेंगे। ठीक है यार। तो अब हाँ, हमारा जैसे जो टॉपिक था कि अगर न्यूक्लियर वॉर है, यही रीज़न है कि जैसे कि ये बहुत ही अच्छा रिटेलिएट कर रहे हैं इनके अटैक के बाद भी यूक्रेन में, तो यही रीज़न है कि देखो, ये चीज़ तो आपको भी पता है कि यूक्रेन जो है ये अकेला तो इसको हरा नहीं सकता। अब जैसे हमें पता है, जैसी वॉर स्टार्ट हुई वैसे ही क्या हुआ, सपोर्ट आना स्टार्ट हो गया यूक्रेन को। अमेरिका ने सपोर्ट दिया, ब्रिटेन ने सपोर्ट दिया, जर्मनी ने सपोर्ट दिया, फ्रांस ने सपोर्ट दिया, और बाकी बहुत सारे देशों ने सपोर्ट देना शुरू किया। किस वे में सपोर्ट दे रहे हैं, ये इनको गन्स दे रहे हैं, आर्टिलरी दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स दे रहे हैं जो इनको फाइट बैक करने में हेल्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से रशिया को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इनको हराने में। ये इन्वेड नहीं कर पा रहे हैं, जो रशिया जो है वो इन्वेड नहीं कर पा रहा यूक्रेन को। हालांकि मेन जो है यूक्रेन की जो कैपिटल है दैट इज़ कीव, कीव को ये अभी इन्वेड नहीं कर पा रहे, इसी देर वजह से ये वॉर जो है इतनी लंबी चल रही है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि इनको सपोर्ट मिल रहा है यूरोपियन यूनियन का, नाटो देशों का, आर्मी नहीं है नाटो की, बट उनकी तरफ से जो सपोर्ट दिया जा रहा है पैसों के मामले में, गन्स, आर्टिलरी, जेट्स, इन सब के मामले में जो सपोर्ट दिया जा रहा है, इन सब को देखते हुए ये गुस्सा आ गए, इनको बहुत गुस्सा आया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने न्यूक्लियर वेपन की धमकी दे दी। इन्होंने क्या कहा, इनके जो न्यूक्लियर जो इनकी स्टाफ है, जो इनकी आर्मी है, उनको अलर्ट मोड पे रहने के लिए ऑर्डर दे दिया। क्योंकि यार देखो, इन पे ऑलरेडी इतने सैंक्शंस लगा दिए गए हैं यूरोप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, कि इनकी जो करेंसी है दैट इज़ रूबल, जैसे इंडिया में रुपीज़ चलता है तो रशिया में रूबल चलता है। रूबल, वहाँ के पैसे का नाम रूबल है, उसका दाम बहुत तेज़ी से गिरा है $1 के मुकाबले। तो बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा है रशिया, दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो अब देखो यार, अब आप सोच रहे होगे इनके कॉन्फ्लिक्ट में ये चाइना का झंडा कहाँ से आ गया। देखो, चाइना का झंडा इसलिए आया है, देखो नीचे मैं आपको सबसे पहले मैप दिखाना चाहूँगा। अगर न्यूक्लियर वॉर होती है, देखो जैसे सपोज़ करो, इस मैप में तो दिख नहीं रहा, इसमें तो सिर्फ अपना इंडिया दिख रहा है, लेकिन जैसे सपोज़ करो ये रशिया है, ये इतना बड़ा रशिया है, और उसके बगल में ये छोटा सा यूक्रेन है। मैं कलर कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। ये अपना यूक्रेन है सपोज़ करो, और ग्रीन वाला अपना रशिया है, ठीक है। अगर ये रशिया इस पे अटैक कर देता है, वो भी किससे, न्यूक्लियर वेपन से, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन से, जो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, ये एक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। इस वॉर को जो अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रही है, वर्ल्ड वॉर 1 में कन्वर्ट हो जाएगी अगर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ होता है तो। अब उससे अफेक्ट क्या होगा यार, इंडिया को अफेक्ट क्या होगा, देखो सबसे पहले देख लेते हैं। इंडिया को अफेक्ट ये होगा कि देखो, चाइना जो है वो फुल सपोर्टिव है किसका, रशिया का, और रशिया का सपोर्ट इंडिया भी है। इंडिया भी सपोर्ट करता है रशिया को और चाइना भी सपोर्ट करता है, लेकिन रशिया और इंडिया तो फ्रेंड्स हैं, लेकिन चाइना और इंडिया फ्रेंड्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये तो दुश्मन है यार। गलवान घाटी कैसे याद है ना,
तो ये बिल्कुल भी दोस्त नहीं है। तो होगा क्या, और ये चच्चा बैठे हैं हमारे बगल में, पाकिस्तान चच्चा, पिटेंगे ये तो, बार बार पिटते हैं और इस बार भी पिटेंगे ही। तो यार देखो, दिक्कत वाली बात ये है कि अगर न्यूक्लियर वॉरफेयर होती है तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि चाइना तो कंट्रीज़ डिवाइड हो जाएंगी, वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन बन जाएगी। देखो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन बन जाएगी, जैसे कंट्रीज़ डिवाइड हो जाएंगी, जैसे रशिया रशिया है, चाइना है, और दो तीन कंट्रीज़ इनकी साइड हो जाएंगी, अमेरिका हो गई, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, और बहुत सारी कंट्रीज़, ये एक दूसरे से वॉर हो जाएगी इनके बीच में। और यार वॉर, वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। फिर देखो वर्ल्ड वॉर शुरू होगी तो उसी का फ़ायदा देखो सब उठाएंगे, मैनी कंट्रीज़ इंक्लूड जाएंगी। तो ऐसा ना हो कि चाइना इधर से एक बम गिरा दे हमारे ऊपर और यहाँ से पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठा के बम गिरा दे, तो नुकसान सबका है हमें, क्योंकि हमारे जो इंडिया है वो बहुत बहुत सारी कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है यार। देखो अगर देखा जाए तो ये बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं हम, ये म्यांमार से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं हम, भूटान से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं हम, नेपाल से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं हम, और पाकिस्तान, ये तो इन भिखारियों से भी शेयर कर रहे हैं हम, चाइना से भी शेयर कर रहे हैं हम। और यार देखो इतनी सारी चीज़ें, हम इतनी सारी कंट्रीज से अपने बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी यार। बाई चांस कुछ भी वॉर की सिचुएशन होती है तो उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और तो ये चाइना जो है उसका फ़ायदा उठा सकता है यार। फ़ायदा किस बेस में उठाएगा, देखो यार इंडिया पे भी अटैक कर सकता है ये हमारे अरुणाचल वाले हिस्से पे ऑलरेडी इसकी नज़र है, जिसको हम ले जाने तो बिल्कुल भी नहीं देंगे इसे। तो यार बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाएंगी। अब आप सोच रहे हो यार मैंने सिर्फ इनका बताया कि चाइना हमला कर देगा, पाकिस्तान हमला कर सकता है, लेकिन यार देखो कर तो इंडिया भी सकता है, लेकिन फिर उसमें कुछ मतलब नहीं रह जाएगा ना, इंडिया भी ख़त्म हो जाएगा, चाइना भी ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान भी ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है न्यूक्लियर वॉर अगर हुई तो ये इस वर्ल्ड का एंड ऑब्वियस सी बात है, ख़त्म होना ही है, ठीक है। अब ये देखो, अब आप सोच रहे होगे ये भिखारियों की फ़ोटो मैंने क्यों लगा दी यहाँ पर, ये भिखारी चचा। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। अभी जब रशिया और यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट था, तो उसके जस्ट 2-3 दिन पहले ये चचा गए हुए थे रशिया। अब आप सोच रहे होगे रशिया वालों ने नहीं बुलाया था, अरे नहीं यार, इनकी शक्ल देख के आपको लगता है बुलाएंगे रशिया वाले ने, नहीं। जब जो बाइडन ने जब से शपथ ली है तब से तब तक अब तक इनको फ़ोन तो करके बात की नहीं इनसे, रशिया वाले इनको बुलाएंगे बिल्कुल नहीं। ये गए थे रशिया, रशिया के प्रेसिडेंट से मिलने, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि रशिया के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए किस लिए गया था भाई, अरे सॉरी मेरा मतलब है भीख मांगने गए थे। भीख मांगने इन द सेंस कि यार आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है बहुत महीनों से, ऑलरेडी ये केस तो सालों पुराना है, बट कॉन्फ्लिक्ट अभी स्टार्ट हुआ था कुछ दिन पहले ही जल्दी। उसी बीच ये चचा चले गए वहाँ भीख मांगने, 10,000 करोड़ रुपए कर्जा मांगने। कर्जा तो मिला नहीं इनको रशिया से, रशिया ने भगा दिया इनको, कर्जा वर्जा कुछ नहीं दिया। ऊपर से जब जो बाइडेन चचा ने देखा कि हमारे दुश्मन के पास ये गए हैं वॉर के टाइम पे, जब वो वॉर प्लान कर रहा है, तो 10 अरब डॉलर का इन पे वो पेनल्टी लगा दी, भरते रहो, गरीबी में आटा गीला हो गया, और जाओ, हाथ हाथ ना उठाओ कटकुट आ जाएगा, चलो। तो मोदी जी तो न्यूट्रल कंडीशन लेके बैठे हुए हैं इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में। जैसे यूएनएससी में अभी वोटिंग हुई थी रशिया के अगेंस्ट, तो मोदी जी ने उससे दूरी बनाए रखी। मोदी जी ने कहा हम वोटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यार जैसा आपको पता है रशिया जो है, आज भी हमारे देश में जितने भी वेपन, मिलिट्री वेपन्स यूज़ होते हैं, मिलिट्री जेट्स यूज़ होते हैं, वो सब के सब वो मोस्टली रशिया से ही हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो रशिया से तो बैर नहीं ले सकते हम, दोस्त है हमारा बहुत पुराना। और रही बात अमेरिका, तो अमेरिका को भी नहीं छोड़ सकते हम, इसीलिए हमने दूरी बनाए रखी। ना तो हमने रशिया को सपोर्ट करा और ना ही हमने उसको उसके अगेंस्ट वोटिंग की। तो मोदी जी ने कौन, और देखो ये सोच रहे होंगे कि चलो लड़ाई तो हो ही रही है, तो लड़ाई में मज़े ले लेते हैं।
ये सोच रहे होंगे लड़ाई हो रही है, चलो इसी बहाने हम पाकिस्तान ले लेते हैं। ओह, पाकिस्तान कह रहे हैं, पाकिस्तान तो इन भिखारियों का ही है। तो ये सोच रहे होंगे चलो जम्मू कश्मीर पे थोड़ा सा हाथ मार लेते हैं, जम्मू कश्मीर को ले लेते हैं। लेकिन मोदी जी देख रहे हो कैसे उंगली उठाए हैं। मोदी जी कह रहे हैं कश्मीर के बारे में देखना मत, नहीं तो पीओके तो जाएगा ही जाएगा इस, और साथ में कहीं बलूचिस्तान भी ना चला जाए और पूरा पाकिस्तान ही ना ले ले हम लोग। तो ये घबराए हुए हैं, देखो पसीना वसीना चू रहा है इनके। तो यार देखो, साफ सिंपल सी बात ये हमारा जो वीडियो का टॉपिक था वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन यार देखो, बाकी यार एंड में मैं यही कहना चाहूँगा यार कि यार अगर न्यूक्लियर वॉर हुई, वैसे तो होगी नहीं, पर अगर हुई तो इस अर्थ का एंड डेफिनेटली है। क्योंकि यार देखो, न्यूक्लियर वॉर जैसे आपको पता है कि हिरोशिमा नागासाकी पे जब बम गिराया था अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, तो वो बहुत ही कम इंटेंसिटी वाला न्यूक्लियर बम था। आज तो उससे 1000 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी वाले बम बन चुके हैं न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं हम सारे देशों के पास, सारे देशों के पास तो नहीं, जितनों के पास हैं। तो आप समझ सकते हो यार, 4 से 5 बम ही काफ़ी होंगे इस पृथ्वी को ख़त्म करने के लिए। तो यार वही बात है कि यार अगर न्यूक्लियर वेप वॉर ना हो तभी बहुत ही अच्छा है, तभी हम सारे इस खूबसूरत सी जो हमारी अर्थ है उसका फ़ायदा उठा पाएंगे आगे आने वाले फ्यूचर में। वरना तो यार जो होना है वो तो हमें पता लग ही जाएगा। बाकी यार इसी के साथ हम ये वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको आज ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर ऐसे ऐसे टाइटल और भी ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताइए, हम उसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाते रहेंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी आई, हैव अ ग्रेट डे।